Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about communication or communicative strategies or that will help you to understand the second language acquisition or the error analysis. That is or that will we discuss in our next lecture inshallah. First of all, ये communication आपको पता है ये एक process है where we exchange our information, where we share our information. The exchange आप कहना जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं और जो हम मालूमात को एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसे भी हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब पर्पस ये है कि कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजीज क्या होती हैं हमारे पास सेकंड लैंग्वेज के लिहाज से। बाइल स्टॉक कहता है 1919 के अंदर कहता है जी प्रॉब्लमेटिसिटी जो होती है, प्रॉब्लमेटिसिटी एक बहुत प्रॉब्लम है कि जो आपको इंटरप्ट होती है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप रिमूव नहीं करते तो तब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है। पहले क्या कहता है जी कि कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को क्या कहता है, वो कहता है कि टेक्निक्स ऑफ कॉपिंग विद डिफिकल्टीज इन कम्युनिकेटिंग इन एन इम्परफेक्टली नोन लैंग्वेज। यहाँ पे ये वो टेक्निक्स हैं जो आपको जिनके ऊपर अबूर हासिल करना है और जिनकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन सेकंड लैंग्वेज की है। आप कह लें कि ड्यू टू दीज स्ट्रेटजीज यू कैन रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ योर कम्युनिकेशन। आप इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करके अपनी सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की जो आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी है या लैंग्वेज ट्रांसफर है या लैंग्वेज चेंज है या लैंग्वेज लर्निंग है, उसके अंदर जो एरर्स हैं या उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं या बैरियर्स हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं after implementing or after getting the effect of these strategies. First of all हमारे पास problematicity है। अब यह क्या कहता है, when a speaker perceives that there is a problem which may interrupt communication, ये वो प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं कि sometimes we feel कि that there is a problem आ रही है। तो वो प्रॉब्लम हमारे पास क्यों आ रही है उसे जानने की हमें बहुत ज़रूरत है। हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसे देखते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिसिटी ये वो प्रोसेस है, ये वो स्टेप है एट दैट स्टेज दैट वी आर केपेबल इनफ और वी आर मैच्योर इनफ दैट वी हैव सम प्रॉब्लम बाय अंडरस्टैंडिंग द मैसेज दैट इज बीइंग प्रोसीड। जो मैसेज हमें बताया जा रहा है या जो मैसेज हमें कन्वे किया जा रहा है उस मैसेज को अगर हम समझ नहीं पा रहे तो हमें फील हो रहा होता है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कोई इंटरप्शंस है। और उन इंटरप्शंस को, उस प्रॉब्लमेटिसिटी को देखते हुए we have to take some steps in order to remove that problematicity. अगर आपको उस प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते। दूसरा होता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ये वो प्रोसेस है कि आपको पता होता है कि हो क्या रहा है, आप अवेयर होते हैं कि मामला चल क्या रहे होते हैं। एक अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, जैसे कि आप कह लें कि एक लर्निंग है और एक एक्विजिशन है। जैसे कि हमारी एक्विजिशन है ये तो कॉन्शियस प्रोसेस में आता है क्योंकि हमने इसका कंपैरिजन स्टार्टिंग में पढ़ा था। और जो लर्निंग है आप कह लो कि एक अनकॉन्शियस प्रोसेस की सूरत में हमारे पास इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। लर्न तो हम कर रहे होते हैं, राह बगाहे हम कोई भी चीज़ सीख रहे होते हैं, जाने अनजाने सेकंड लैंग्वेज के कितने वर्ड हमने सीखे। हम मतलब कि हम क्लास में भी नहीं थे तो फिर भी हमें बहुत सी चीज़ें मिली वहाँ सीखने के लिए और हमने क्लास में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। Even though we didn't participate in any class, but we have a lot of vocab related to second language acquisition. आप कह लें कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने क्लासरूम से नहीं सीखे। कहने का पर्पस ये है कि लर्निंग है अगर तो आप कॉन्शियसली करते हैं तो फिर वो एक्विजिशन कंसिडर की जाती है, फिर वो लर्निंग नहीं रहती। और अगर आप विदाउट इस अनकॉन्शियसली आप वो चीज अक्वायर करते हो, लर्न करते हो, एट दैट टाइम दैट इज अ लर्निंग। फिर वो चीज लर्निंग है कि आपने खुद ब खुद चीजें सीख ली हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल वैसा ही है। अरसलान अगर तुम आज आ गए हो तो हमें डिस्टर्ब करने के लिए आए हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, क्लास ले रहा हूँ सर। मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर तुम्हारी तरफ से आवाजें बहुत ज्यादा आ रही हैं। सर इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया थोड़ा। खुद को म्यूट मत करें, मैंने म्यूट किया है, अनम्यूट कर मत करें काइंडली। कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर वो जस्ट वन पर्सन कैन कर सकता है, एक बंदा एट ए टाइम अनम्यूट कर ले खुद को। बाकी आप पूरी क्लास ना करें, जो 4-5 बंदे हैं डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होगी। हम बात कर रहे थे कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस की। एक तो प्रॉब्लमेटिसिटी है, ये वो स्टेज है वेयर यू आर केपेबल इनफ और यू आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट दैट यू हैव सम प्रॉब्लम रिलेटेड और रिगार्डिंग योर
कम्युनिकेशन प्रोसेस। आपके पास कोई प्रॉब्लम है और उसको आप रिमूव कैसे करते हैं? अनटिल और अनलेस आप उसे रिमूव नहीं कर सकते कि जब तक आप उसे जान नहीं लेते कि ये मुझे प्रॉब्लम क्या है। दूसरा है कि कॉन्शियस चीजें होती हैं, मतलब कि यू आर अवेयर इनफ टू हाईलाइट द प्रॉब्लम, कि आप उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की काबिलियत में हैं, आपको पता है मसला क्या चल रहा है मेरे साथ, लेकिन अगर फिर भी आप उस प्रॉब्लम को रिमूव नहीं करते तो फिर आपकी लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा। कहता है स्पीकर हु इम्प्लाइज, कहता है इम्प्लाय देम आर अवेयर ऑफ हैविंग डन सो, और उन्हें पता होता है वो कर क्या रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम भी पता है और उसे रिमूव करने की तरीके भी उन्हें आते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो इनको इम्प्लीमेंट नहीं करता, कॉन्शियसली वो ऐसा नहीं करना चाह रहा, तो डेफिनेटली तो वो लेवल एक्वायर नहीं कर सकता लैंग्वेज का जो दूसरे बच्चे जो एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स मीन वो उनसे लोअर लर्नर में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आपकी इंटेंशनैलिटी जो है, आपकी जो आप कह लें कि जो आपको इरादतन आप कह लें कि रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं करते, वो क्या मैटर करती है। कि ये वो स्ट्रेटजीज हैं कि अगर आप इंटेंशनली, आपकी इंटेंशंस हैं कि आप इंटेंशंस के साथ किसी चीज को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव मोर कैपेसिटी एंड यू गॉट अ ग्रेट माइंड टू लर्न दैट स्पेसिफिक लैंग्वेज। आप टारगेट लैंग्वेज सीख रहे हैं, इट्स मीन सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, और आपकी इंटेंशंस भी हैं, आपकी assumptions भी हैं कि आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेंगी, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएंगी उसका। इंटेंशनैलिटी क्या कहता है जी? द assumption that the speaker has control over the strategy that is selected and that the choice is responsive to the perceived problem। आपकी इंटेंशन है, आपको पता है कि यू कैन कंट्रोल, तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजीज है कि आप उन्हें उसे एक्वायर कर सकते हैं उस कम्युनिकेशन को। we are discussing or we are talking about communicative strategies with the help of second language acquisition, it's mean SLA। हम कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन आपके पास प्रॉब्लमेटिसिटी थी, सेकंड वन कॉन्शियसनेस है, और थर्ड वन आपके पास इंटेंशनैलिटी है, इट्स मीन आपकी इंटेंशंस हैं, आपके इरादे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक और पैदा होती है, ये तो हमने डिस्कस की थी ये बैलिस्टॉक के रेफरेंस से, लेकिन अब हमारे पास जो है, अब ये कहता है जी कि कुछ ऐसे भी हैं हमारे पास कि फेयर्स एंड कैस्पर इसे क्या कहता है, कहता है दो तरह की ये स्ट्रेटजीज होती हैं, एक रिडक्शन होती है और एक अचीवमेंट होती है। ये बातें पीछे आप कह लें कि क्या नाम था राइटर का, बिल्कुल हाँ, बाइलस्टॉक ने नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर ये फर्ज एंड कैस्पर कहता है कि दो टाइप्स, वी हैव टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, कम्युनिकेटिव और कम्युनिकेशन, जस्ट लाइक कम्युनिकेटिव स्ट्रेटजीज with reference to second language acquisition। The first one that is known as the reduction and second one that is known as achievement strategies, how they play their role। कहता है जी रिडक्शन स्ट्रेटजीज होती है, कहता है इसमें दो चीजें आती हैं। फर्स्ट वन रिडक्शन, रिडक्शन के अंदर मजीद उसकी टाइप्स निकालता है। फर्स्ट टाइप निकालता है, कहता है जी फॉर्मल रिडक्शन होती है। रिडक्शन मीन कि वेयर यू हैव टू रिड्यूस समथिंग, रिड्यूस मीन मिनिमाइज करना है, आपको उसे कम करना है, शॉर्ट करना है, या कोई आपको चीज ऐसी मिल गई है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई है, उसे आपको स्किप करके उसकी मेजर चीजें निकालनी है, जस्ट लाइक दैट। कहते हैं जी द फॉर्मल रिडक्शन होती है द लर्नर कम्युनिकेट्स बाय मींस ऑफ अ रिड्यूस सिस्टम। रिड्यूस सिस्टम मीन वेयर यू आर केपेबल इनफ टू रिड्यूस एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आपके पास एक ऐसा दिमाग है, आप इतनी पोजीशन में हैं, आप इतनी सलाहियत रखते हैं कि आपको लगता है कि ये फजूल बात है, इसमें से बात की काम की जो चीज़ है वो ये हमारे पास सामने आ रही है, हम वो रख लेते हैं, बकिया को डिलीट कर देते हैं, कम कर लेते हैं। दूसरा होता है फंक्शनल रिडक्शन। दो टाइप की रिडक्शन हैं हमारे पास अभी तक जो सामने आ रही हैं। फर्स्ट वन फॉर्मल रिडक्शन और सेकंड वन फंक्शनल रिडक्शन। यहाँ पे कहता है कि लर्नर रिड्यूस हिज कम्युनिकेटिव गोल इन ऑर्डर टू अवॉइड अ प्रॉब्लम। यहाँ पहले तो वो पूरे सिस्टम को रिड्यूस करता है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो उसने हासिल की है उसे शॉर्ट करता है। कहता है जब फंक्शन की बात आती है कि वो कहते हैं ना कम बोलो, कम बोलो, बोलने से पहले तोलो। इट्स मीन कि आप उतनी बात करते हैं जितनी आपको लगता है कि आप इसे काबू कर लेंगे। अगर मैं बॉयज की बात करूं तो बॉयज को अक्सर बड़े कह रहे होते हैं कि उतनी स्पीड से बाइक चलाओ या उतनी स्पीड से गाड़ी चलाओ जितनी तुम कंट्रोल कर सकते हो। इसी लिहाज से जुबान भी उतनी चलाओ जितनी तुम्हें लगता है कि मुझे नुकसान नहीं देगी। लैंग्वेज का इस्तेमाल यहाँ पर फंक्शनल रिडक्शन से मुराद है कि जो लर्नर्स हैं वो बड़ी एहतियात के साथ अपनी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, ताकि बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे,
तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। अगर ज्यादा बोलेंगे तो डेफिनेटली you say such type of word that will or as will combine your bound you to explain that information। आप कुछ ऐसा कह देंगे जो आपको मजबूर कर देगी कि भाई इसे बयान करो, इसका मतलब क्या है। आप बातों बातों में एक लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं चामर, लेकिन आपको पता नहीं, आपने किसी से सुना था कि ये चामर का वर्ड है, लेकिन आपको चामर के वर्ड के मीनिंग्स नहीं आते, तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, आप आउट शो ही हो गए और आपने ज्यादा बोल दिया। लेकिन ज्यादा बोलने के साथ आपने एक वर्ड ऐसा सेलेक्ट कर लिया या ऐसा आपने अदा कर दिया जिसके मीनिंग्स आपको नहीं आते थे, और एट दैट टाइम उसी वक्त किसी ने ये पूछ लिया, अच्छा यार तुम ये बताओ इस चामर के मतलब क्या होता है, तो फिर आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। लेकिन फंक्शनल रिडक्शन का पर्पस यही होता है कि आप अपने कम्युनिकेटिव गोल को बहुत कम बोलते रखते हो, कि बहुत ज्यादा नहीं बोलते, एक लिमिटाइज रखते हो खुद को। जब लिमिटाइज रहोगे तो डेफिनेटली आप कोई ऐसी बातें नहीं कहेंगे जिनका आपको पता नहीं होगा। इट्स मीन आप बड़े होश से, बड़े कॉन्शियसली बातें कर रहे होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आपके पास है जी, दूसरी है जो उसने बताई थी अचीवमेंट स्ट्रेटेजीज। फर्स्ट वन उसने बताया था रिडक्शन स्ट्रेटेजीज है, दूसरी उसने बताई है अचीवमेंट स्ट्रेटेजीज। कहते हैं इसमें तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट वन पे तीन आती है, उमूमन इसमें 7-8 चीजें हैं जो हमें देखनी है, लेकिन फर्स्ट ऑफ 3 है कोड स्विचिंग क्या होती है, फिर ट्रांसफर क्या होता है, पैराफ्रेज क्या होता है। ये टॉपिक स्लाइड्स एक ही लग रही है, लेकिन आपके सिलेबस के इसमें 2-3 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ चेंज भी है, कोड स्विचिंग भी है, पैराफ्रेजिंग भी इसमें आ रहा है। तो ये एक लॉन्ग नैरेटिव टॉपिक है, लेकिन छोटे छोटे चंक्स के साथ ऐड हुआ है। अचीवमेंट स्ट्रेटेजीज क्या होती है हमारे पास? कहते हैं इसमें फर्स्ट वन कोड स्विचिंग है, सेकंड वन ट्रांसफर है, थर्ड वन पैराफ्रेज है, और फिर मजीद जो टेरन है इनके बारे में कहता है जी अवॉइडेंस होती है, पैराफ्रेज होता है, कॉन्शियस ट्रांसफर होता है, अपील फॉर असिस्टेंस माइम होती है। और आप कह लें कि ये 5 अगेन वो बयान करता है कि ये टेरन की बात करता है, लेकिन जो अचीवमेंट स्ट्रेटेजीज है 3 चीजें हैं, इन तीनों में से ट्रांसफर और पैराफ्रेज सेम आगे ट्रांसफर हो रही हैं। जो टेरन ने कहा है वही बातें फर्ज और कैस्पर भी कहता है। कैस्पर जो है आप कह लें अचीवमेंट स्ट्रेटेजीज में 2 टाइप्स ऐसी बताता है, फर्स्ट वन ट्रांसफर है, दूसरी वन पैराफ्रेज है। लेकिन यही 2 बातें टेरन भी बताता है, पैराफ्रेज भी बताता है और कॉन्शियस ट्रांसफर भी बताता है। लेकिन हमें ये 5 को देखना है किस तरह लेके चलता है। फर्स्ट वन है कि अवॉइडेंस हम कैसे करते हैं, हम टेरन को डिस्कस कर रहे हैं अब यहाँ पे। इसके साथ ही जो आपका जो अचीवमेंट की कैटेगरी थी या स्ट्रेटेजीज थी वो भी इसके अंदर कवर हो जाएंगी। अवॉइडेंस किस चीज का हमें करना है, या पैराफ्रेज हमें कौन सी करनी है चीजें? फर्स्ट वन है कहते हैं जी अवॉइडिंग रेफरेंस टू अ सैलिएंट ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच लर्नर डज नॉट हैव नेसेसरी वोकैबुलरी। अब अवॉइडिंग रेफरेंसेस टू अ सैलिएंट ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच learner does not have necessary vocabulary, as I informed you earlier कि अगर आप कोई बात तोलने से बोलने से पहले तोलते नहीं है, आपको पता नहीं है इसका मतलब क्या है, आपको ये पता नहीं है कि ये बात कहाँ से चल रही है, या आपको ये पता नहीं है कि आपने आउटशोई होते हुए कुछ मीनिंग्स बोल दिए हैं, तो फिर आपको उसकी वोकैबुलरी समझने में या उसे समझाने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो सबसे पहला यही बात है कि आप उन टॉपिक्स को अवॉइड कर दें जो टॉपिक्स आपको लगता है कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। पहला मैसेज है कि टॉपिक को अवॉइड करें, उन बातों को, उन रेफरेंसेस को, उन ऑब्जेक्ट्स को, उन वोकैबुलरी को जो आपको लगता है कि यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू टैकल और यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू एक्सप्लेन ऑल दीज इंफॉर्मेशन दैट यू वाना से। जो आप तुम कहना चाहते हो उन्हें बताने के लिए तुम्हारे पास अल्फाज नहीं है, तो ट्राई टू अवॉइड ऑल दीज सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड है मैसेज एम्बेंडमेंट। कहते हैं जी कि आमतौर पर लर्नर क्या करते हैं, लर्नर क्या कहते हैं जी, वो किसी ऑब्जेक्ट को सामने रख के अपनी बात शुरू कर देते हैं। द लर्नर बिगिंस टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट बट गिव्स अप बिकॉज इट इज टू डिफिकल्ट। आम रूटीन में हम कोई ऑब्जेक्ट शुरू कर लेते हैं विदाउट नोइंग, विदाउट एक्सप्लोरिंग द कॉन्टेक्स्ट और क्रक्स ऑफ दैट टॉपिक। हमें लगता है ये टॉपिक छोटा सा है, हम उसे चूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम उसे बोलने लगते हैं तो हमारे पास वो कैब नहीं रहती, हमें डिफिकल्टी होती है,
हम उससे तंग आ जाते हैं और हम उसे स्टॉप कर देते हैं। लिहाजा वो भी एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस पैदा कर देता है हमें कम्युनिकेशन को लर्न करने के लिए। तो कहना ये चाह रहा है आपको कि आप जब कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हो तो उसे फेडअप होने की बजाय पहले उसकी डेप्थ को, इन डेप्थ को फील कर लो कि बहुत डिफिकल्ट तो नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। अगर आप कर लोगे तो देन गुड, ट्राई टू मूव। अगर आप नहीं कर सकते तो बजाय इसके कि पहले शुरू करो, आप उसे शुरू ही ना करो। अरसलान तुम्हारा माइक फिर ऑन हो गया, मैंने मना भी किया था, फिर तुम्हारा माइक डिस्टर्ब कर रहा है। सर अब नहीं करेगा। शायद तुम भी चुप करो भाई। ओके सर, सॉरी सर। फिर नेक्स्ट आपके पास है जी पैराफ्रेज। क्या है? अब पैराफ्रेज में वो मजीद 3 चीजें बताता है कि आपने पैराफ्रेज को किस तरह लेके चलना है। एक तो अप्रोक्सीमेशंस हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मतलब कि आप अप्रोक्सीमेटली चीज़ें कहते हैं जी, आप कंफर्म नहीं होते आप उन चीज़ों के बारे में कि आपने कंफर्म फैसला कर दिया है। आप अप्रोक्सीमेटली डिफाइन कर रहे होते हैं, आप अपनी लाइकलीहुड को बयान कर रहे होते हैं कि जस्ट लाइक आप इस्तेमाल करते हैं, एज, लाइक और लाइक एज को आप इस्तेमाल करते हैं। इट्स मीन आपके पास श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं होती और आप उस श्योर इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर भी नहीं करते। आप जस्ट डाउट में रहते हुए आप उसे अप्रोक्सीमेटली का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या अप्रोक्सीमेटली पैराफ्रेजिंग दे देते हैं जिससे हम आगे बढ़ते हैं। तो पैराफ्रेज में पहला वर्ड अप्रोक्सीमेशन है। द लर्नर यूजेस एन आइटम नोन टू बी इनकरेक्ट बट विच शेयर्स सम semantic features in common with the correct item। आप उस चीज के बारे में हल्का फुल्का बता देते हैं इवन दो आप जानते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सपोज मैं इसकी एग्जांपल, कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन कर लेता है, तो बच्चा मुझसे क्वेश्चन कर लेता है और मुझे उसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं आता और मैं उसका आंसर अपनी तरफ से कुछ हल्की फुल्की उस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए दे देता हूं, लेकिन साथ साथ में ये भी कह देता हूं मे भी इसका मतलब ये हो सकता है। इट्स मीन आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पैराफ्रेजिंग में हम इस तरह की इंफॉर्मेशन भी ऐड कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज ये भी है कि समटाइम आपको अगर समझ नहीं आती बात तो आप उसकी अप्रोक्सीमेशन भी दे सकते हैं। आप उसकी, आप कह लें कि आप अपने गैस से, अपने क्ल्यू से कोई हिंट ऐसा दे सकते हैं दैट लुक लाइक टू रिलेट, जो उसे रिलेट कर सकता हो या जो उसके साथ साथ मतलब मिलता जुलता दे सकता हो। हम इस तरह से अप्रोक्सीमेशन करते हैं पैराफ्रेज में, अमूमन हम यही करते हैं। फिर नेक्स्ट है वर्ड कोइनेज। समटाइम हम नए वर्ड बनाते हैं। मैं एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगे या नहीं लगे। मैं पंजाब कॉलेज में था तो वहाँ पे क्लास में लेक्चर ले रहा था। तो लेक्चर लेके अभी खत्म नहीं हुआ था कि नेक्स्ट टीचर क्लास में इंटर हो जाता है। जब इंटर होता है तो फर्स्ट रो के फर्स्ट स्टूडेंट जो बैठा हुआ था उसे हेयर्स मतलब उसके सर पे उसकी नजर पड़ती है तो वो कहता है कि तुमने अपने बालों को ट्रैक्टराइज नहीं किया। तो मैं इस बात से बड़ा परेशान हुआ कि ट्रैक्टराइज कौन सी टर्म हमारे पास इस्तेमाल हुई है। तो उस टीचर्स की समझाने के मुताबिक कि क्योंकि जब ट्रैक्टर के पीछे हल चलती है तो वो हल वो खालियां बनाती है, नलियां बनाती है पीछे अपने खेत में। तो ये सर भी हमारा खेत है और उस खेत के अंदर जब हम फिंगर्स को रन करते हैं तो वो भी जस्ट लाइक ट्रैक्टराइज ही हो रहा होता है। तो कॉम्स जो होती है वो भी ट्रैक्टर्स का ही काम करती है। तो लिहाजा मैंने इसलिए कह दिया ट्रैक्टराइज क्यों नहीं किया। तो ये कोइनेज है। जब हम कोई नए लफ्ज बना लेते हैं, वो स्टूपिड हो, वो आप कह लें कि बड़े वाइज हो, आप कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करके बना लें, तो ये अक्सर हम चीज़ों को नया इन्वेंट कर देते हैं। बहुत से उर्दू के लफ्ज हम इंग्लिश में ऐड कर देते हैं जिसे हम बारोइंग कहते हैं। बहुत से इंग्लिश के वर्ड हम उर्दू में इंटर कर देते हैं, इसे भी हम बारोइंग कहते हैं। इट्स मीन at the time we utilize or we use some new words in our day to day vocab। अब क्या कहता है जी, वर्ड कोइनेज है द लर्नर मेक्स अप अ न्यू आइटम, और ये हम नए वर्ड बनाते हैं जिसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको बताई है कि सिचुएशन के लिहाज से हमारा माइंड क्लिक कर जाता है किसी वर्ड को और उसे हम नई चीजें दरियाफ्त कर लेते हैं। फिर पैराफ्रेजिंग करिकुलर होता है जो आप कह लें कि कम्युनिकेशन जो होती हैं, सॉरी
इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं मैं इसे आपको डिफाइन करता हूँ मजीद। कहते हैं कि लर्नर्स जो होते हैं वो आपके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं क्या उनको डिफाइन कर पाता है वो? अगर तो डिफाइन कर पाता है, अगर आपको लगता है कि सरकम जो लोकेशंस होती हैं, सरकम लोकेशन जो होती हैं, ये आपके अंदर अवेलेबल हैं कि आप सरकमस्टांसेस को लिहाज में रखते हुए या अपनी लोकेशन को लिहाज में रखते हुए आप कोई ऐसी चीज इन्वेंट कर पाते हैं जो आपकी प्रॉब्लम को टैकल कर लेती है, डेफिनेटली हम कर पाते हैं। समटाइम्स लर्नर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस सिनेरियो को देखते हुए, इसमें सरकमस्टांसेस को सामने रखते हुए, उस लोकेशन को, उस बाउंड्रीज को, उस स्पेस को सामने रखते हुए हम कोई ऐसा आंसर दे देते हैं कि वो हमें लगता है कि दैट इज करेक्ट, और हम अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज अप्लाई कर लेते हैं। हमें सरकमस्टांसेस भी देखना होता है और लोकेशन भी देखना होता है। दोनों के मिक्सचर को आप कह लें कि जब हम बनाते हैं तो तब हम कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं कि एट अ टाइम, एट अ सिनेरियो, एट अ पोजीशन पे हम उसका आंसर दे देते हैं। समटाइम टीचर को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है टीचर से, टीचर्स को आंसर नहीं आता, लेकिन कुदरती तौर पर वो आंसर क्लिक कर जाता है और वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। बच्चा समटाइम पेपर में जब परफॉर्म कर रहा होता है, उसे आंसर नहीं आता, वहां पे वो तुक्का लगा रहा होता है, जिसे हम कहते हैं गेस करता है, तो वो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है और वो कहता है मैं तो तुक्का लाया से सही हो गया। तो वो जो गेस किया था, वो जो क्लू आपने लिया था, वो आपकी सरकमस्टांसेस और लोकेशन की वजह से वहां पर ऐड हुआ था। तो लिहाजा नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉन्शियस ट्रांसफर है। पहला हमारे पास था अवॉइडेंस और सेकंड था पैराफ्रेज और थर्ड वन हमारे पास कॉन्शियस ट्रांसफर है। अब हम देख रहे हैं कॉन्शियस ट्रांसफर को। इसके अंदर भी मजीद हमारे पास 4 चीजें आती हैं। अब कॉन्शियस ट्रांसफर में हमारे पास क्या जी, लिटरल ट्रांसलेशन है। वो ट्रांसलेशन है जो हम आप करते हैं कि टेक्स्ट टू टेक्स्ट आप यूटिलाइज कर रहे होते हो। मीटिंग खत्म हो जाएगी, लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा और मीटिंग दोबारा मैं ज्वाइन करूंगा, तो जाइएगा मत प्लीज। कॉन्शियस ट्रांसफर हमारे पास जो है लिटरल ट्रांसलेशन जो है, इसमें पहला स्टेप है। समटाइम ऐसा होता है कि हम लिटरेरी टेक्स्ट को देख के एज इट इज ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें वो चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा, इसकी उर्दू क्या होगी? अगर ये उर्दू है तो इसकी सेकंड इंग्लिश में, सेकंड लैंग्वेज में इसकी इंग्लिश क्या बन रही होगी? तो मतलब वी ट्राई टू गेट द मीनिंग इन ऑर्डर टू गेट लिटरल ट्रांसलेशन। हम ट्रांसलेशन कर देते हैं, जैसे कि ही इनवाइट्स मी टू ड्रिंक इन प्लेस ऑफ दे टोस्ट वन अनदर, और आप कह लें कि लैंग्वेज स्विच कर देते हैं, बलून फॉर बलून, हम गुब्बारे की बात कर लेते हैं, या आप कह लें कि इसके अलावा कोई भी टेक्स्ट है जिसे आप ट्रांसलेट कर देते हो। सम टाइम हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं कि हम लैंग्वेज को ट्रांसफर कर लें। इट्स मीन लैंग्वेज का तर्जुमा करते हुए हम दूसरी लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, और वो हमारे पास कॉन्शियस प्रोसेस होता है जिसे हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, और बहुत सी एस्पेक्ट हमारे पास ये आ रहे होते हैं। फिर हमारे पास है अपील फॉर असिस्टेंस। अपील फॉर असिस्टेंस हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पर द लर्नर कंसल्ट सम अथॉरिटी, ठीक है, कि अगर उसे लगता है कि ये लैंग्वेज गलत है तो वो किसी सीनियर पर्सन से, सीनियर टीचर से या किसी और अहदेदार से जो इस लैंग्वेज के अंदर माहिर होता है, उसे कंसल्ट करता है कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं है। और अगर उसे लगता है कि वो ठीक है तो फिर वो फील करता है, अगर नहीं करता तो फिर वो प्रॉब्लम मजीद उसे डिस्टर्ब करती है, और यही बेहतर यही होता है कि उस चीज़ को बेहतर मजीद देख लेता है। इट्स मीन कि जब वो कंसल्ट करता है तो अपने रेलिवेंट टीचर से कंसल्ट करता है, रेलिवेंट पर्सन से कंसल्ट करता है, जो उसे अथॉरिटी दे देता है कि हाँ ये बात ठीक है या नहीं। फिर लास्ट वन अब आपके पास माइंड थी। द लर्नर यूजेस अ नॉन वर्बल डिवाइस टू रेफर टू एन ऑब्जेक्ट और इवेंट। समटाइम आप कह लें कि हम इशारा कर देते